आपने प्रश्न पूछा कि 12वीं के बाद तैयारी का शेड्यूल क्या होना चाहिए, तैयारी कैसे करें। आप खासतौर पे जब कॉलेज जा रहे हैं, आपके पास समय कम है और आप अपने शेड्यूल को एक ऑप्टिमम रखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो आज मैं एक पूरा विधिवत आपके सामने एक शेड्यूल डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आप कॉलेज के साथ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे झोंके रख सकते हैं। हम बात करेंगे 3 स्टेजेस की, जब आप कॉलेज में हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रखें। तो जनरली जो कॉलेज डेज होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं, यानी आपके हफ्ते में 5 दिन आपके उसमें यूटिलाइजेशन होते हैं। अब तीनों चरणों की अलग अलग तरह की पढ़ाई होती है, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा, अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, 12th कर चुके हैं और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है, तो वहां पर आपको अपने कॉलेज को ज्वाइन करने के साथ साथ आप जब उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश करिए क्लासेस में आप ऑप्टिमम रह सकें। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिए, क्योंकि अपने दिमाग में हमेशा ये रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप समय बचा पाएंगे उतना ज़्यादा यूपीएससी को दे पाएंगे। याद रखिएगा, यूपीएससी एक जुनून की कहानी है, एक ऐसा समर्पण है जहां हर समय सोते जागते आपको केवल और केवल सिविल सेवा के बारे में सोचना है। आपको उस तरीके के बारे में सोचना है, उस मुकाम के बारे में सोचना है जहां कल को आप लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर पाएंगे। लेकिन ये जो समर्पण, ये जो त्याग है, वो आपसे सबसे पहले ले लिया जाएगा और उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। जब आप अपने क्लासेस में हो, आपके टीचर क्लासेस कर रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि जो नोट्स आप बनाइए वो शॉर्ट नोट्स बनाएं या उनको पॉइंट वाइज करें, ताकि आप क्लास की चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद रख सकें, ज्यादा से ज्यादा आप उसको समझ सकें। तो ये हमारा पहला चरण रहा। और इसी के साथ साथ अब जब आप घर आते हैं या उसके बाद आप जो है वो अपने घर पहुंचते हैं, हॉस्टल पहुंचते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालिए। और इस सेल्फ स्टडी के लिए जो डेली आप कम से कम 3 से 4 घंटे आप डिवोट करेंगे अपने यूपीएससी के लिए, आपको ये टाइम आसानी से मिल जाएगा। सुबह 9 बजे आपका कॉलेज है तो 2 बजे आपकी छुट्टी मिल जाती है, आपको छुट्टी हो जाती है, तो आपके पास जो है वो अमूमन 5 घंटे रहते हैं पढ़ने के लिए। कॉलेज के शुरुआती दौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, इतना ज़्यादा जो है वो दबाव नहीं होता है। फेस्ट चल रहे होते हैं, फ्रेशर पार्टी चल रही होती है, क्लासेस बहुत ज़्यादा जो है इनपुट्स नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि वहाँ पर आपका अपने कॉलेज में जो पढ़ाया गया उसके लिए 1.5 से 2 घंटा मोर देन इनफ है। अगर आप उसको रिवाइज करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपका काम हो जाएगा। आपके जो 3 से 4 घंटे आपको मिल रहे हैं, वो 3 से 4 घंटे आप यूपीएससी के लिए देना शुरू करिए और अपने बेसिक्स को जो है वो डिफाइन करिए। अब हम बात करेंगे कि इन 3 से 4 घंटों में आपको क्या क्या चीजें हासिल करनी है। तो जो आपके पास सेगमेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर का मैं आपको सेगमेंट दे रहा हूं, उसमें तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। न्यूज़पेपर आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहां भी पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर को आप अपना आधार बनाकर लेकर आइए। जैसे अगर आप इंग्लिश में हैं तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इंग्लिश में है तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या जनसत्ता। लेकिन इसको आप आदत बनाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे कोई महिलाओं का मुद्दा है तो जीएस पेपर 1, कोई आपदा प्रबंधन का मुद्दा है या आपदाओं का मुद्दा है, जीएस पेपर 3 हो गया, कोई पॉलिटिकल इशू है, जीएस पेपर 2 हो गया। इस तरह की चीजों को आप जो है वो लगातार अपने साथ लेकर आएंगे। दूसरा, यहां पर जब आप शुरुआत करेंगे तो कोशिश करिए जो आपका फर्स्ट ईयर है वो एनसीईआरटी के साथ जुड़ा हुआ हो, एनसीईआरटी आपकी प्रिपेयर हो। एनसीईआरटी जो 6 से लेकर 12वीं तक कुल 52 किताबें हैं यहां पर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब ये 51 और 52 बुक्स जो है वो काफी बल्कि हो जाती हैं। तो एक तरीका ये है कि आप इनको रीड करिए, इनके नोट्स बनाइए, और सबसे महत्वपूर्ण जो एनसीईआरटी है वो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटीएल, बिटवीन द लाइंस, यानी उनकी लाइनों के बीच में जो छुपे हुए मतलब हैं, जो अर्थ हैं, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप इसके लिए जो, जैसे अभी हमने एक शुरुआत की इसी बात को देखते हुए कि अपने बेसिक्स को आप जो है वो पूरा कर लें, एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम फीस में एक एनसीईआरटी कोर्स शुरू किया है, जिसमें अभी तक की जो इंडिया में जितना भी एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, सबसे विविध टीम जो है वो इसी के साथ है। हर सब्जेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड टीचर है और एक बहुत ही जो दिल्ली के जाने माने जो टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के, वो एनसीईआरटी टीच करें, ताकि आपको वही स्टैंडर्ड मिले, न कि कोई एक टीचर अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ाता चला जा रहा है। तो यहां हम एनसीईआरटी में वो क्वालिटी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी समझ को विकसित करने का बेस है। तो जो फर्स्ट ईयर है वो आप टारगेट रखिए कि आप एनसीईआरटी को पढ़कर, उनके नोट्स बनाकर, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके अपने आप को जो है वो 30% तक की तैयारी को अपना बना लेंगे। इसका जो योगदान होता है 30 to 40% होता है, वो यहां पर बेसिक्स आपका तैयार हो जाएगा। और जब आप पढ़ें तो आप कोशिश करें कि बीटीएल पर सबसे ज्यादा फोकस करके रखें, बिटवीन द लाइन्स। अब हम बात करेंगे अपनी तैयारी में वीकेंड्स का प्रयोग कैसे करते हैं। इस दौरान आपका कॉलेज नहीं होगा और आपके पास समय बचा होगा। ये जो टाइम आपको मिल रहा है, इसको बढ़ाकर यहां पर 6 to 7 आवर्स कर दीजिए आप, यानी वीकेंड पे आप जो है ज्यादा पढ़ाई करेंगे।
कई बार आपको ये लगेगा कि आप बड़ी तकलीफ दे प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपको घूमना फिरना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, अभी तो आपने 12th पास किया है, अभी आपके जो है वो एंजॉय करने का दिन है, लेकिन हर समय अपने दिमाग में रखिएगा कि मैंने देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में जाने का फैसला किया है। आने वाले टाइम में मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब भी आपको थकान होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, बोरियत होगी, आपके दोस्त घूम रहे हैं, फेस्टिवल्स में जा रहे हैं और आप अपने आप को वीकेंड में भी पढ़ाई में झोंके रहेंगे, तो हमेशा अपना मकसद, अपने आदर्शों को याद रखिएगा कि आप देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में हैं। आप याद करिएगा कि जो पावर, जो रचनात्मकता, जो प्रतिष्ठा आपको आने वाले समय मिलेगी, वो आपके समकक्ष जो आज घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको वो सब नसीब नहीं होगा। तो जो ये समर्पण आप देते रहेंगे वो आपको गहरे समय में, तकलीफ के समय में आगे लेकर जाएगी। तो इस तरह जो है वो आप फर्स्ट ईयर में अपने सेगमेंट्स को लेकर आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं जब आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में आ जाएं। सेकेंड ईयर वो टाइम होता है जहां आप यूपीएससी के लिए बहुत सीरियस अप्रोच लाना शुरू करेंगे, क्योंकि आप 21 साल होते होते या अपने फाइनल ईयर में आते आते आप इस परीक्षा को देने के लायक हो जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी अगर आप 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं अर्हता के हिसाब से, तो आप ये परीक्षा दे सकते हैं और देश के सबसे कम उम्र के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। कई बार यह देखा जाता है कि जो एक परंपरा चली आ रही है कि अभी क्या, अभी 25-26 साल के हो जाएं तब यूपीएससी के बारे में सोचेंगे, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यूपीएससी के आंकड़े जरूर देख लें। जो नए आंकड़े आ रहे हैं, 21 साल, 22 साल, 23 साल के बच्चे तेजी से यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं और यूपीएससी जो है वो बैकडोर से नए जो युवक युवतियां हैं उनको यूपीएससी में लाने का प्रयास कर रहा है, ताकि उनकी सर्विस का स्पैन बढ़े। और जितना ही आपकी सर्विस का जो है अवधि बढ़ती है, आप उतना ही नेशन के लिए एसेट होते चले जाते हो, बहुमूल्य हो जाते हो। आपकी जो सेवा है, सिविल सेवा, वो अनुभव आधारित है। वहां आप फील्ड वर्क करके सीखते हो कि आप कैसे बेहतरीन ऑफिसर बन सकते हो। आपके सामने जो चुनौतियां आती हैं उनसे आप लड़ते हो। अब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो सेकेंड ईयर में हमें क्या करना है? क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने न्यूज़पेपर में अपना बेस बनाना शुरू कर दिया है। यहां एक मिथ होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी पैराशूट स्टूडेंट को अवॉइड करता है। आप ये सोचिए कि आप एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ के उनको आंकड़े रट के यूपीएससी में कुछ कर पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। यूपीएससी मुद्दों पे और विवादों पर बहुत फोकस करती है, और मुद्दों यानी इश्यूज पे और कॉन्फ्लिक्ट्स पे अपना एक दृष्टिकोण बनाना एक लंबी प्रक्रिया होता है। लोग शुरुआत से ही इस काम में लग जाते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग का सिर्फ यह मकसद नहीं होता है कि मुझे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो होता है थॉट्स को डेवलप करना, कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना, और जो विचार आ रहे हैं, चाहे वो उसके पक्ष में आ रहे हो चाहे उसके विपक्ष में आ रहे हैं, उन विचारों पर अपनी एक पकड़ बनाए रखना। तो अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी आदत का हिस्सा बनाइए। कई बार आप ये कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ईयर में तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बस पढ़ने की आदत डालिए। आप नोट्स नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस अगर कल को ये बात हुई कि प्रधानमंत्री हमारे किस राष्ट्र में गए, हाउडी मोदी का कॉन्सेप्ट कहां पर जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ, ईरान के साथ हमारा मुद्दा क्या है, तो आपको अनसुना नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए अरे पता नहीं किस बारे में बात करें। आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय जीडीपी क्या चल रही है, राष्ट्र में बैंकिंग व्यवस्था में क्या चल रहा है, पॉलिटी में क्या हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट क्या नया आया है, उसमें आपको बस उनके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। धीरे धीरे ये जानकारियां छनते हुए आपके गहरे मस्तिष्क में पहुंचेंगी और अब आप यहां पर जो है उस पर एडवांसमेंट कर पाएंगे। सेकेंड ईयर के टाइम में आपको यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करके रखना है वो अब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, यानी यूपीएससी प्री की प्रिपरेशन पे आप लग जाएंगे। तो जो बेसिक बुक्स हैं आपकी, आप यहां पर जैसे बर्नवाल हो गया, जैसे अगर हम बात करें खुल्लर हो गया ज्योग्राफी के लिए, रमेश सिंह हो गया आपकी इकोनॉमी के लिए, ये सब चीजें जो है वो आप अध्ययन करना शुरू कर देंगे। इतिहास के लिए जो आप बेसिक जो है विपिन चंद्रा की बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं, या आपने स्पेक्ट्रम तो एटलीस्ट आप सेकेंड ईयर में पढ़ना जरूर शुरू कर दें। अगर विपिन चंद्रा आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ जो और किताबें हैं, जैसे अगर हम बात करें तो सुभाष कश्यप की बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप सेकेंड ईयर में हैं पॉलिटी के लिए। लक्ष्मीकांत तुरंत मत जाइएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत में कई इंफॉर्मेशंस ऐसी हैं जो फ्रेशर को समझने में बड़ी दिक्कत करती हैं। तो जो सुभाष कश्यप में बुक लिखी है वो एक टेक्स्ट की तरह लिखी है, जहां पर आप एक रुचि, जिसमें 2 पार्ट आते हैं, वो दोनों पार्ट आप अध्ययन करना जरूर शुरू करें। साथ ही साथ न्यूज़पेपर के साथ जब आप अटैच रहेंगे तो आपको ये चीजें पता चलती रहेंगी। तो सेकेंड ईयर में भी आप सेम टाइम टेबल फॉलो करें। अगर संभव हो तो अपने वीकेंड्स में 1 घंटा आप ऐड करना शुरू कर दें। आपको हर वीक में 2 घंटे एडवांस मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे, अब छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स लिखें। यानी इसके साथ मैं एक चीज और अटैच करूंगा और वो है आंसर राइटिंग।
इसमें छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स, मुश्किल से 50 वर्ड 100 वर्ड के अंदर आंसर राइटिंग करें। इसका आपको लाभ ग्रेजुएशन में भी मिलेगा और साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। हाँ, याद रखिएगा, दीर्घ उत्तर आप मत लिखिएगा, लॉन्ग आंसर जो 150 200 वर्ड के अभी मत लिखिएगा, क्योंकि आपके शब्दों की संरचना भी बनना बहुत आवश्यक है। पॉइंट में आप लिख सकते हैं, लेकिन आप आंसर राइटिंग करिए, भले चाहे डेली एक आंसर छोटा सा लिख लीजिए, वीकेंड पे 3 से 4 आंसर लिख लीजिए, आप उसको कंटिन्यू करके रखिए। तो ये सेकेंड ईयर का सेगमेंट है, सेम चलता रहेगा। अब थर्ड ईयर आ जाता है। थर्ड ईयर में कॉलेज में आपको थोड़ा सा दबाव कम हो जाता है, कॉलेज में भी आपकी जान पहचान हो जाती है, आप जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सेगमेंट ये होता है कि आप अपने टीचर से भी अच्छी जान पहचान बना लेते हैं, वो भी देखते हैं कि आप लगातार 2 सालों से बहुत अच्छा एकेडमिकली कर रहे हैं, सिविल सेवा में आपका बहुत रुझान है। तो हर टीचर ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट आगे बढ़े, मेरा नाम हो, और कल को अगर आप सिविल सेवक बनते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी को खुशी होगी तो आपके टीचर को होती है, आपके माता पिता को होती है। तो आपसे उनसे सहयोग, उनसे आप सीधे सीधे बात करें कि मैडम मैं 2 वर्षों से लगा हुआ था और मेरा बेस जो है वो रेडी हो रहा है, अब मैं अपने एडवांस के लिए जाना चाहता हूं, आपकी उसमें मदद चाहिए। आप देखेंगे आपका टीचर जो है सहर्ष इस बात को स्वीकार करेगा और आपकी जो है मदद करने के लिए आतुर रहेंगे। अब ये जो थर्ड स्टेज है बड़ा क्रूशियल स्टेज है। यहां पे आपको हायर लेवल की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे विपिन चंद्रा हो गया, शेखर बंदोपाध्याय हिस्ट्री के लिए हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स सर्वे हो गया, इंडिया ईयर बुक हो गई, इसी तरह की जो लक्ष्मीकांत की बुक हो गई ये इसके साथ हो गया, गवर्नेंस की बुक ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप यहां पर हायर स्टडीज के लिए डिवोट करेंगे, और जो आपकी आंसर राइटिंग है वो लॉन्ग आंसर के लिए यानी 150 वर्ड के लिए चला जाएगा। साथ ही साथ जो थर्ड ईयर में एक और एडिशन होगा और वो होगा आपके ऑप्शनल के लिए। इस समय तक आप तैयार हो चुके होंगे अपने ऑप्शनल को चुनने के लिए। सेकेंड ईयर में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए। ऑप्शनल बहुत ही केयरफुल होकर चुनना है। आप चाहे तो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट चुन सकते हैं, या जिन सब्जेक्ट्स में आपको जीएस पढ़ने के दौरान रुचि पैदा हुई हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, समाजशास्त्र हो, हिंदी साहित्य हो, कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी रुचि है, वो आपका सेगमेंट बन सकता है। आप थोड़ी स्टडी भी करते हैं क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कहां से रैंकिंग अच्छी आ रही है, कहां का पेपर जो है वो हमारी समझ में आ रहा है, मेरी रुचि किस में है, इन सब चीजों को आप क्राइटेरिया करना शुरू कर देंगे। तो ये काम आप सेकेंड ईयर से ही करेंगे, ताकि अगर आप 2 या 3 ऑप्शन पढ़ने के बाद, मान लीजिए आपने सेकेंड ईयर में हिस्ट्री ले लिया और कुछ समय बाद आपको लगा कि हिस्ट्री आपको नहीं समझ में आ रही है, या बोरियत हो रही है, या डाटा याद नहीं हो रहा है, तो आप सेकेंड ईयर के अंत तक आते आते उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप एग्जाम की तैयारी के समय इसको चेंज करना आपके लिए बहुत घातक होगा। तो आप थर्ड ईयर में आते आते अपने ऑप्शन को फाइनलाइज करके उसकी प्रिपरेशन भी करना शुरू कर दीजिए, उस पर विचार करना शुरू कर दीजिए, और यहीं पर सेम आप अध्ययन करते जाइए। ये जो आप डेली अध्ययन है ये 4 to 5 आवर्स अब आप करना शुरू कर दीजिए। इस समय आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। तो जो आपका वीकेंड का टाइम है वो 8 से 9 घंटे आपके डेडिकेशन के लिए जाना चाहिए। यकीन मानिए इस समय तक आपको थकान भी हो रही होगी, एक आपको घबराहट भी हो रही होगी, लेकिन अपने मन में याद दिलाएगा कि ये फाइनल स्ट्रोक का समय है। अगर ये साल जो थर्ड ईयर है आपका, अगर ये साल बहुत अच्छा निकल गया तो यकीन मानिए आपको सफल होने से और देश का सबसे कम उम्र का आईएएस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। कई बार ये होता है कि अरे अभी ग्रेजुएशन कर लें, एंजॉय कर लें, बाद में देखेंगे। नहीं, जिसको तैयारी करनी होती है, जिसको टॉप रैंक लेकर आना होता है, जिसको इतिहास रचना होता है, वो 12th के बाद बहुत गंभीरता से अपनी तैयारी को शुरू कर देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रेजुएशन फाइनल में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम में आपकी जो गलतियां होंगी वो आप 1 साल के भीतर आसानी से सुधार सकेंगे। अब अंदाजा लगाइए कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते हैं और सेम यही प्रक्रिया से गुजरते हैं, एनसीईआरटी, फिर इंटरमीडिएट बुक्स, फिर उसके बाद एडवांस बुक्स, उसके बाद आंसर राइटिंग, फिर आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं, यकीन मानिए। और उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाते हैं और फिर गलतियां होती हैं तो फिर सुधारने के लिए आपके पास समय नहीं होता है। तब तक आपका बेशकीमती 3 से 4 साल निकल चुका होता है और आपका बैचमेट हो सकता है कि आपका बहुत सीनियर मोस्ट ऑफिसर के रूप में वो तैनात भी हो जाए, वो नियुक्त भी हो जाए। इसीलिए कहा जाता है अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, जो सबसे पहले काम शुरू करता है उसी को सबसे ज्यादा मिलता भी है। तो ये रहा 3 जो हमारे सेगमेंट्स हैं, 3 साल का जो हमारा इनपुट्स है, इस हिसाब से उसको तैयारी करिए। सेकेंड ईयर में अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो यहां पर भी हमारे पास 2 ईयर का जो है कॉन्सेप्टर बैच अवेलेबल है ऑनलाइन। एक तो कक्षा कार्यक्रम हमारे पास बहुत ही खूबसूरत है, केवल 35 बच्चों के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकते हैं।
जो दोस्तों मैंने टाइम टेबल बनाया, जो स्टेजेस बनाए हैं, उनको फॉलो करिए और अपने अंदर हमेशा विश्वास करिए। जब भी आपको वीकेंड में समय मिले, एकांत में बैठिए, अपनी डायरी लिखिए। आपके मन में निराशा आ रही होगी, ऊब हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि आप संसार से पिछड़ रहे हैं, आपके दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, रोज नई नई फोटोज लगा रहे हैं और आप एक बंद कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। हमेशा अपने मकसद को अपनी दीवार के सामने रखिए, उस पर एक घोषणा पत्र लिख दीजिए, मैं फलाना अपना नाम इस व्यक्ति को आईएएस बनकर रहूंगा। और रोज उसको याद करिए, रोज उसको देखिए और अपने मन में विश्वास करिए कि अगर कोई सिलेक्शन ले सकता है तो मैं। आज ये 3 साल की मेरी बंद कमरे की तपस्या कल मुझे एक स्वर्णिम भविष्य देगी। आज जो लोग घूम रहे हैं, कल मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए, मेरे हस्ताक्षर और मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए परेशान रहेंगे, मेरे पीछे पीछे भागेंगे। जो मेहनत करता है वही इतिहास लिखता है, लेकिन मेहनत हमेशा सही समय पे होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। और यह तरीका बहुत ही जांचा परखा है। इस वे में आप पढ़ाई करते हैं तो देखिए आप कैसे एक स्वर्णिम भविष्य लेकर निकलते हैं। और यही ओजांग आईएएस एकेडमी का हमेशा प्रयास रहा है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।